दोस्तों, मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है एक इमारत की, एक बिल्डिंग की। वो बिल्डिंग जिसे बनाने वाले ने जब सबसे पहले इसे खुद देखा तो ये कहा, हे सोलोमन, मैंने आपको बहुत पीछे छोड़ दिया, मैं अब आपसे आगे निकल चुका हूँ। एक ऐसी इमारत की जो जब बनी वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी, इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि पूरी दुनिया की जो इमारतें थी अब उससे एग्जाम्पल लेने लगी, अब उसको कॉपी करने लगी। एक इमारत जो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी कि वो एक नहीं दो दो धर्मों का केंद्र बनकर उभरी। एक इमारत जिसे बनाने के बाद, जिसके बनने के बाद वो पूरे एक ईसाई धर्म का केंद्र बन गई और जिसे जीतने के बाद वो इस्लाम की विजय का एक प्रतीक बन गई। वो एक ऐसी इमारत जो कभी सेक्युलरिज्म का प्रतीक बनी, तो और एक ऐसी इमारत जिसे आज के दिन वहाँ उस देश की सरकार ने छुआ तो अब ये वर्ल्ड वॉर 3 की आहट सुनाई दे रही है। दोस्तों, इन इमारतों को, इस सारी दुनिया की इमारतों को अगर साइड में रख दिया जाए तो इस एक इमारत की खूबसूरती से लेकर हर चीज़ के मामले में अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा ऊपर नंबर किसी को नहीं मिलने वाले, या इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई ऐसी इमारत नहीं होगी। भूल जाइए ताजमहल को, भूल जाइए कोई भी सुंदर दूसरी इमारत आपने देखी हो। ये इतनी ज़्यादा बेशकीमती नगीनों टाइप से बनी हुई इमारत, जिसे लगभग दुनिया के बड़े से बड़े साम्राज्यों ने कब्जा करने के बारे में एक बार सपना ज़रूर देखा। दुनिया के बड़े से बड़े साम्राज्यों ने इसके ऊपर कब्जा करने से लेकर कम से कम इसे बड़े से बड़े बादशाहों ने इसका दर्शन करने के लिए ज़रूर सपना देखा होगा। मैं इस इमारत की बात कर रहा हूँ और इस इमारत का नाम है हागिया सोफिया। दोस्तों, हागिया सोफिया एक इमारत टर्की के अंदर मौजूद है। अगर आप इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे तो आजकल ये इस तरीके की जो इमारत है वो चर्चा में बनी हुई है, लाजवाब, शानदार और इस तरीके की कि लगभग पूरी दुनिया के जो देश हैं, पूरी दुनिया की जो इमारतें हैं लगभग इसको कॉपी करती हुई नज़र आती हैं। चाहे इसकी मीनारें हों, चाहे इसके गुंबद हों। यहीं से दुनिया के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं, अगर उनके गुंबदों को देखेंगे तो वो यहीं से कॉपी करती हुई नज़र आती हैं। मीनारों को देखेंगे तो वो यहीं से कॉपी करती हुई नज़र आती हैं। इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इतनी ज़्यादा सुंदर, और दुनिया के लिए बैटल ग्राउंड का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो ये। इस इमारत का नाम हागिया सोफिया, आया सोफिया जिसे बाद में कहा जाने लगा और आजकल भी कई जगहों पे आया सोफिया या हागिया सोफिया कहा गया। अब इसके अंदर दो धर्म जुड़े हैं, एक का नाम ईसाई और दूसरे का नाम इस्लाम। और देश जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीके से, और ख़ासकर दो देश जुड़े हुए हैं, एक का नाम ग्रीस, दूसरे का नाम टर्की। कब्जा आज के दिन टर्की का है, लेकिन इसे आज के दिन टर्की ने छेड़ा और छेड़ने के बाद सिचुएशन इस तरीके से बनी हुई है कि आगे आने, मतलब जितने भी स्कॉलर्स हैं वो ये बता चुके हैं कि आज नहीं तो कल वर्ल्ड वॉर छिड़ने वाला है इसी हागिया सोफिया की इमारत को लेकर। और अगर ये वर्ल्ड वॉर छिड़ा तो यहाँ एक देश का नामो निशान मिटता हुआ नजर आएगा और वो देश है टर्की। अब सिचुएशन अगर आती है तो सबसे पहले यहां समझ लिया जाए कि मामला क्या है। मामला ये है, सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, हिस्ट्री से अगर शुरू किया जाए तो यहां एक महान विभूति आपको बैठे हुए जो दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है कॉन्स्टेंटीन I। ये महान सम्राट हुए और इन्होंने बाइजेंटाइन एम्पायर की नींव रखी। और इस बाइजेंटाइन साम्राज्य का जो विस्तार है, जो एक्सटेंशन है, जो एक्सपेंशन है, वो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ज़बरदस्त लेवल पर है। इस बाइजेंटाइन एम्पायर की नींव 330 AD में रखी गई। और जिस इमारत की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, सबसे पहले ये तो बहुत बाद की इमारत है, इसी जगह पर जो वो इमारत दिखाई, वहीं पर एक चर्च बनाया गया 360 AD में। 360 AD में चर्च बनाया गया, लेकिन उसकी जो छत थी वो लकड़ी की थी, छत लकड़ी की थी। और सबसे बड़ी बात, इन्हीं कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म अपनाया, क्रिश्चियनिटी अपनाई, और बाद में राज्य का धर्म भी ईसाई ही घोषित कर दिया गया। राज्य का धर्म भी ईसाई घोषित कर दिया और यहीं पर एक शहर बसाया गया जिसका नाम रख दिया गया कॉन्स्टेंटिनोपोल। ये कॉन्स्टेंटिनोपोल आगे आने वाली दुनिया की एक पूरी की पूरे इतिहास को इम्पैक्ट करने वाला है। कम से कम अगले 1100 साल, 1100 से भी ज़्यादा अगर आप देख लेंगे तो 1600 साल तक
ये पूरी की पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला है। कॉन्स्टेंटिनोपोल, यहां पर ये एक राज्य है, इसको अभी मैं नोटिस करवा के दिखाऊंगा कि मामला है क्या। आज के दिन का इस्तांबुल बहुत इंपॉर्टेंट, इस देश को, इस राजधानी को बनाया कॉन्स्टेंटीन फर्स्ट ने, बाइजेंटाइन एम्पायर की राजधानी। ऑब्वियस सी बात है, इसने यहां इससे पहले जो है मूर्ति पूजा बहुत अच्छे तरीके से की जाती थी। चारों तरफ मूर्ति पूजकों का एक ग्रुप, जैसे जिसे आप आज के दिन इंडिया में हिंदुइज्म कहते हो, वैसे ही हर देवी देवता की बहुत बड़ी लेवल पे मूर्तियों की पूजा की जाती थी। ऐसी सिचुएशन में इन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपनाया और एक देवता को अपना लिया और साथ साथ पूरे राज्य को भी क्रिश्चियन बनाने का वादा किया। लेकिन एक दिन में सारे का सारा राज्य या एक समय में सारे का सारा राज्य क्रिश्चियन कभी नहीं बनता। कहीं ना कहीं उनके साथ साथ समय के अनुसार धीरे धीरे चेंज होते हैं, और जब तक ये चेंज होते हैं तब तक कम्युनल क्लैश लगातार चलते रहते हैं। इतना समझ लीजिए, जब ये कम्युनल क्लैशेस लगातार चल रहे थे तो इसी कम्युनल क्लैश के चलते अप्रॉक्सीमेट 404 एडी के अंदर 404 एडी 404 एडी में उस लकड़ी की छतों वाली चर्च को जला दिया गया। लकड़ी की छत वाली चर्च को जला दिया गया और उसी के बाद 415 एडी में एक नई चर्च बनाई गई। लेकिन उस चर्च के साथ भी प्रॉब्लम यही थी कि उसकी छत भी लकड़ी की ही थी। जब वो चर्च बना दी गई 415 के अंदर, फिर दोबारा से उस चर्च को दोबारा खड़ा किया गया और 415 के बाद और 515 के अंदर 515 के अंदर उस चर्च को दोबारा से जला दिया गया। यानी कम्युनल क्लैशेस के चलते लगातार चर्च बनाई जा रही है। हर कुछ साल के बाद वो चर्च, हर कुछ 50-60-100 साल के बाद वो चर्च बर्बाद कर दी जाती है, जला दी जाती है। ऐसे समय में जस्टिलियानोस नाम के सम्राट आए और इन जस्टिलियानोस नाम के सम्राट ने इसी जली हुई चर्च, जिसकी छतें लकड़ी की थी, उस जली हुई चर्च के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी चर्च बनाने का फैसला किया। और इसीलिए इस काम के लिए उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े, सबसे जाने माने आर्किटेक्ट्स को बुलाया और ये कहा कि आप इस चर्च को बनाइए। यकीन मानिए दोस्तों, 10,000 वर्कर साथ में लगे, 10,000 वर्कर साथ में लगे, 5 साल का टाइम लगा। 532 के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 537 में ये चर्च बनकर तैयार हुई। जब ये चर्च बनकर तैयार हुई दोस्तों, तो इसी समय पर जब जस्टिलियानोस इस चर्च को देखने गए तो उनके मुंह से एक शब्द निकला, एक लाइन निकली कि हे सोलोमन, मैंने आपको पीछे छोड़ दिया। मेरे समय पे इतनी सुंदर चर्च बनी है कि इसका मुकाबला आपके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स ने नहीं किया या बिल्डिंग्स नहीं कर पाएंगे। और यही इसी का नाम रखा हैगिया सोफिया। ऑब्वियस सी बात है, ये ग्रीक वर्ड है और हैजिया सोफिया कहो, हागिया सोफिया कहो, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्योर कॉन्साइंस। प्योर कॉन्साइंस का मतलब होता है एक विवेक, पवित्र विवेक। अब ऑब्वियस सी बात है, हैगिया सोफिया जैसे ही इसका नाम रखा गया, पूरी की पूरी दुनिया के मतलब अपने टाइम का सबसे मशहूर बिल्डिंग अगर है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ऑब्वियस सी बात है, एक तरीके से बाइजेंटाइन एम्पायर जो पूरे ये ब्राउन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इतने बड़े एम्पायर का यहाँ ये पीला डॉट यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये कॉन्स्टेंटिनोपोल जो है उसका केंद्र है, उसका सेंटर है। और पूरे कैस्पियन सी से लेकर हर जगह पर, आधे से ज़्यादा ब्लैक सी पर, लगभग पूरे ब्लैक सी पर, पूरे कैस्पियन सी पर सिर्फ और सिर्फ बाइजेंटाइन एम्पायर है और उसकी कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपोल। और कॉन्स्टेंटिनोपोल के अंदर सबसे ज़्यादा सुंदर इमारत। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, अब नए नए राजा अगर बनेंगे तो वो हर चीज़ जो है इससे जुड़ी हुई नज़र आएगी। और 537 से लेकर आप ये देखिएगा 1453 तक न जाने कितने राजा आए, कितने गए, हर किसी ने इस कॉन्स्टेंटिनोपोल के ऊपर कब्जा करने की सोची, लेकिन कोई भी कब्जा नहीं कर पाया।
तो आप यहां अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा भव्य ये इमारत रही होगी। बड़ी बड़ी जो डोम बनाए गए, बड़े बड़े पिलर्स बनाए गए, ऊंची से ऊंची बिल्डिंग, मतलब ऊंचे से ऊंचे डोम, पिलर्स, हर चीज आप यहां देख सकते हैं। आर्किटेक्चर अगर आप इसको फोटो के अंदर ही देखेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि सच में अगर इस इमारत को देख लिया जाए तो शायद इंसान एक बार चक्कर खा के गिर जाए कि क्या कोई इमारत इतनी सुंदर भी हो सकती है। लेकिन हर चीज का एक समय होता है। चर्च थी, चर्च के अंदर ही राज्याभिषेक हो रहे हैं, चर्च के अंदर ही सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक वही ताजमहल मुगल साम्राज्य की क्या नाम है, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक था, संपन्नता का प्रतीक था। इसी तरीके से सरदार पटेल की फ़ोटो से लेकर और भी आज के दिन जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह बन रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो आपकी वेल्थ का, यानी आपकी ताकत का, आपके पैसे का प्रतीक है। आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके से ये कितना बड़े एम्पायर को, कितने ज़्यादा बड़े एम्पायर को रिप्रेजेंट कर रही थी। इतने बड़े एम्पायर को रिप्रेजेंट करने वाली ये बिल्डिंग, हर किसी इस एम्पायर का भी अंत आया, और अंत लाया फतेह महमदीन नाम के एम्पायर ने, और सुल्तान ने, फतेह मोहम्मदीन नाम का सुल्तान था। सुल्तान फतेह इसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है। और आज के दिन जो एतरुल ग्रुल नाम का, जो मतलब इसकी स्पेलिंग आगे पीछे है देख लीजिएगा, जो नाटक आज के दिन इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर फेमस हो रहा है, वो इन्हीं के खानदान के ऊपर डिस्कशन है। 21 साल का सुल्तान और 52 दिन का कॉन्स्टेंटिनोपोल का घेरा और कॉन्स्टेंटिनोपोल के ऊपर कब्जा। इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा एम्पायर जो पिछले 1100 साल से कभी नहीं गिरा था, अब गिर गया। इतना बड़ा एम्पायर अब गिर गया और उसके ऊपर कब्जा किया 21 साल के सुल्तान फतेह ने, और यहीं पर ऑटोमन एम्पायर की नींव डाली। जब ऑटोमन एम्पायर की नींव डाली जाएगी, ऑटोमन साम्राज्य की नींव डाली जाएगी, तो जिस तरीके से पहले बाइजेंटाइन एम्पायर था, जिस तरीके से पहले बाइजेंटाइन एम्पायर फैला हुआ है साम्राज्य, उसी लेवल पर, उसी स्तर पर, उसी तरीके से ये पूरे का पूरा ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन साम्राज्य फैला हुआ है। अंदाज़ा लगाकर देखिए, ये भी लगभग उतना ही बड़ा, उतना ही महान साम्राज्य है जो पूरे के पूरे एम्पायर के ऊपर डोमिनेट करता हुआ नज़र आ रहा है। पूरे मेडिटेरेनियन सी, पूरे भूमध्य सागर, पूरे लाल सागर के ऊपर, ब्लैक सी यानी पूरे काला सागर के ऊपर ये डोमिनेट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये ऑटोमन एम्पायर जो है इस तरीके से एक्सपैंड होता है। 1453 के अंदर ये कब्जा करता है, और 1453 से लेकर 1920 लगभग 500 साल तक ये एम्पायर पूरे के पूरे यूरोप और एक मिडल ईस्ट के ऊपर कब्जा जमाए रखता है और पूरी ताकत के साथ कब्जा बनाए रखता है। इस सुल्तान फतेह मोहम्मदीन ने इसको, जो पहले एक चर्च थी, उस चर्च को बदलकर अब मॉस्क यानी मस्जिद बना दिया गया। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ दो चीज़ें हैं। इस मॉस्क का बनना अगर आप मुस्लिम्स के लिए देखेंगे तो बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, और अगर कहीं क्रिश्चियंस के लिए देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा अपमान की बात यहाँ पर क्रिश्चियंस के लिए होगी कि उनकी एक सबसे बड़ी जानी मानी जो चर्च है, जो उनके सम्मान का प्रतीक है, वो एक मॉस्क बन गई। यहाँ सुल्तान फतेह ने इस मॉस्क पर जब कब्जा किया तो इसका एक एग्जाम्पल, सबसे बड़ी बात, इनको कहीं ना कहीं मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड का सपोर्ट मिल गया। उन मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड को इस तरीके से कनेक्ट किया गया सबसे पहले कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उन प्रॉफिट मोहम्मद ने एक बार कहा था कि लाल सेब को एक मुस्लिम सुल्तान आकर कब्जा कर लेगा। लाल सेब का मतलब कॉन्स्टेंटिनोपोल को लाल सेब कहा गया, और ये कहा गया कि कोई मुस्लिम सुल्तान आकर इस पर कब्जा कर लेगा। जब ये कहा गया कि कोई मुस्लिम सुल्तान आकर
इस पर कब्जा कर लेगा तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं अगर वो सुल्तान फतेह थे तो ऑब्वियस सी बात है पूरे के पूरा जो मुस्लिम वर्ल्ड था उनके ऊपर उन सबके ऊपर इनका एक डोमिनेंस एस्टेब्लिश हुआ। यानी पूरी दुनिया के जो मुस्लिम्स थे वो मानने लगे कि जो सुल्तान फतेह हैं यही वो अल्लाह के बंदे हैं, भेजे हुए सुल्तान हैं जिन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया और पूरे के पूरे एम्पायर को अपने कब्जे मतलब पूरी इंपॉर्टेंट लोकेशन को अपने कब्जे में लिया और अब इस्लाम को यूरोप के अंदर भी फैलाने की ये पूरी कोशिश करेंगे। इसका फायदा भी हुआ और मुस्लिम्स। और दूसरा सबसे बड़ी बात ट्रेड रूट के ऊपर इनका सबसे तगड़ा कब्जा हुआ। और तीसरा डोमिनेंस ऑफ टर्क्स ओवर अरब्स के ऊपर तुर्कों का डोमिनेंस एस्टेब्लिश हुआ। यहां पहली बार तुर्क वर्सेस अरब हुआ, तुर्कों का अरब पर डोमिनेंस हुआ, दबदबा हुआ, प्रभाव आया। और यही रीज़न है यहाँ आप देखोगे कि कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम बदलकर इस्तांबुल किया गया और पूरे अरब देशों के ऊपर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था, यानी तुर्कों का कब्जा था। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अरब वर्सेस टर्क की लड़ाई भी यहीं पर शुरू हो जाती है। लेकिन क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो अरब्स के तुर्कों के साथ था, फतेह और इसके ख़ानदान वालों के साथ था, इसीलिए बाद में आगे चलकर इन्होंने कैलिफ यानी खलीफा की पदवी भी धारण की और लास्ट 1922 तक ये खलीफा यानी कैलिफ कहलाए। दोस्तों इनका भी पतन हुआ और एक बहुत लंबे टाइम बाद 1453 से लेकर 1920 तक ये ऑटोमन एम्पायर बना रहा। लेकिन ऑटोमन एम्पायर लास्ट में तो सिक मैन ऑफ यूरोप तक कहा जाने लगा और ये कहा जाने लगा कि ये दो देश है, सिक मैन ऑफ यूरोप है, इसे मर जाना चाहिए जो ऑटोमन एम्पायर था। और यही रीज़न है कि इसने जर्मनी का साथ दिया, रशिया के अगेंस्ट जर्मनी का साथ दिया। और जब रशिया के अगेंस्ट जर्मनी का साथ दिया और अगेंस्ट ब्रिटेन था, ये अगेंस्ट ब्रिटेन था, इसलिए ब्रिटेन ने इस पूरे एम्पायर के छोटे छोटे टुकड़े किए। और आज के दिन जो हम यहाँ पर मिडल ईस्ट देख रहे हैं, सीधी सीधी लाइनें आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगी। दोस्तों सोचकर देखिए, जैसे ऐसे नहीं लगता जैसे स्केल से खींची गई लाइन हो, बिल्कुल ऐसे लगेगा आप लोगों को जैसे स्केल से खींची गई लाइनें हो कि ये एक टुकड़ा तुम्हारा और ये टुकड़ा तुम्हारा, इस तरीके से। ये पूरा ऑटोमन एम्पायर के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कब्जे में जो आ रहा था उन सब को स्केल से, अफ्रीका के जितने भी देश हैं उनको स्केल से काट दिया गया इस तरीके से। सीरिया, ये रहा जी सीरिया, टर्की जो है वो इस तरीके, सीधी सीधी लाइनें, बिल्कुल सिंपल सीधी सीधी लाइनें, कोई चेंज नहीं। और अगर आप देखेंगे तो ये सारा जो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा होता था उसको बिल्कुल सीधी लाइनों के थ्रू छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया गया, काट दिया गया। और लास्ट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो बचा वो सिर्फ टर्की था, जिसका एक हिस्सा यूरोप में था और बाकी हिस्सा एशिया के अंदर था। यहाँ पर भी दोस्तों अगर इस टर्की की लोकेशन को देखा जाए, यहाँ पर इस टर्की की लोकेशन को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस टर्की को अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो बहुत ही सिग्निफिकेंट या बहुत ही अजीब तरीके से इसको इस्टेब्लिश किया गया। दोस्तों ये आपके पास ब्लैक सी है और इस ब्लैक सी को अगर आप देखेंगे तो ये तो क्रीमियन पेनिनसुला हो गया इस तरीके से। और ये आपको ब्लैक सी जो दिखाई दे रहा है ये असलियत में इधर रशिया अभी भी है। पहले यहाँ पर सोवियत यूनियन होता था। और दोस्तों सोवियत यूनियन के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस सोवियत यूनियन को वार्म पोर्ट, यानी आज भी अगर रशिया को देखोगे तो रशिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसे एक वार्म पोर्ट, एक गर्म बंदरगाह चाहिए जो होल ईयर ओपन रहे।
होल ईयर ओपन रहे, यानी पूरा साल वो खुला रहे। और ये जो रशिया था, ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पर ताकतवर हो चुका था, लेकिन और रशिया जो है वो आगे डोमिनेट भी करने की कोशिश कर रहा था पूरी सिचुएशंस को। इसीलिए टर्की को जानबूझकर इस तरीके की लोकेशन पर रखा गया, इसीलिए टर्की को जानबूझकर इस तरीके की लोकेशन पर रखा गया कि रशिया हमेशा से चाहता था कि इस टर्की को ख़त्म कर दिया जाए और इस इलाके पे रशिया का कब्जा हो जाए, इस इलाके या इस पूरे रीजन के ऊपर रशिया का कब्जा हो जाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ इस ब्लैक सी को अगर मैं प्रॉपरली दिखाऊं तो ये पूरा जो रीजन है जिसमें बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया और उसके बाद मोल्दोवा, यूक्रेन, ये पूरे, और यहाँ तक कि ग्रीस भी और दूसरे देश भी, ये सारे के सारे जो हैं वो रशियन सपोर्टर हैं, रशियन सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं। और ये जो रशियन सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं ये कहीं ना कहीं रशियन चर्च के ऊपर भरोसा रखते हैं और रशिया के ज़ार को अपना नेचुरल लीडर मानते हैं। कब से? जब से ये कॉन्स्टेंटिनोपोल का डाउनफॉल हुआ। और ख़ास बात ये कि जब वो हागिया सेफिया जो मस्जिद थी, हागिया सेफिया जो चर्च थी, उस हागिया सोफिया चर्च के बनने के बाद, उस हागिया सोफिया चर्च के बनने के बाद उसी के इन्फ्लुएंस में रशिया ने भी ईसाई धर्म अपनाया, वरना उससे पहले वो सारे दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते थे। सोचकर देखिए, रशिया की पूरी जो अपनी इमोशंस हैं, इमोशनल अटैचमेंट उस बिल्डिंग के साथ हैं। जब टर्क्स ने यहां पर कब्जा किया तो और क्या नाम है, बाइजेंटाइन एम्पायर के साथ साथ रशियंस को भी बहुत बुरा लगा और रशियंस ने भी कहीं ना कहीं इसका जम के विरोध किया था। खैर, अब यहां समझिए, यहां पर आ गई पॉलिटिक्स। वर्ल्ड वॉर वन के बाद टर्की को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड तो किया, लेकिन जानबूझकर टर्की को इस तरीके से डिवाइड किया ताकि इस ब्लैक सी का जो रास्ता यहां से जा रहा है रशिया के पास, रशिया की गर्दन यहां टर्की के हाथ में रहे या वेस्टर्न वर्ल्ड के हाथ में रहे। अगर मैं इसे पूरा एक्सपेंड कर देता हूं ना दोस्तों, तो यहां आपको खुल के नजर आएगा कि दो छोटी छोटी नहरें हैं, यहाँ छोटे छोटे इलाके हैं, और वो छोटे से इलाके इतने हैं कि जहाँ यहाँ आप देख सकते हैं कि नदी, ये जो जहाज़ है वो इधर से एंटर करता है और इस्तांबुल के बिल्कुल पास से निकलता है। तो सोचकर देखिएगा, ये पूरा रास्ता जो है वो इतना ज़्यादा पतला है कि रशिया को हमेशा ये टर्की कंट्रोल किए रखता है, हमेशा ये टर्की जो है वो रशिया को कंट्रोल किए रखता है। रशिया हमेशा इसी डोमिनेंस के अंदर, इन्हीं के डोमिनेंस में हमेशा बना रहता है। और यही एक रीज़न है कि रशिया को परेशान रखने के लिए एक छोटा हिस्सा यूरोप में टर्की के कंट्रोल में दे दिया गया। रशिया ने पूरी ताकत की थी कि ये वाला इलाका उसे मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाया। अब समस्या टर्की के साथ यही थी कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने यूएसएसआर को टर्की का हमेशा से जो पहले से दुश्मन चलता आ रहा था उसे और ज़्यादा दुश्मन बना दिया। यूएसएसआर को टर्की का और ज़्यादा दुश्मन बना दिया। इसीलिए टर्की को कहीं ना कहीं यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बनाने का एक दबाव हमेशा से रहा, क्योंकि अगर यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस टर्की के साथ ना हो तो यूएसएसआर अगले ही दिन टर्की को ख़त्म कर देगा। ये पक्की प्रॉब्लम थी, ये पक्की बात थी, और यही डर टर्की को हमेशा से बना रहा और आज भी यही डर है। अब सिचुएशन समझिए, इसी टर्की को बचाने के लिए या इसी टर्की को कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड के पास लाने और कहीं ना कहीं मॉडर्न आइडियोलॉजी और इस मॉडर्न आइडियोलॉजी में जो इम्पॉर्टेंट है सेक्युलरिज्म, वो बनाने के लिए एक व्यक्ति जो यहाँ पर बने, मतलब टर्की के हेड बने, मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क, इनका नाम है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, इसको इनका नाम लिख सकते हैं। इन्होंने टर्की को एक मॉडर्न स्टेट बनाया और मॉडर्न स्टेट बनाने के बाद सबसे बड़ी खास बात,
इन्होंने इसे सेक्युलर स्टेट बनाया। सेक्युलर स्टेट का मतलब ये कि टर्की भले ही मुस्लिम कंट्री हो, टर्की के अंदर जो क्रिश्चियंस हैं और जितने भी बाकी दूसरे धर्म के लोग हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनका समर्थन किया जाएगा। जब बाकी धर्मों का भी समर्थन होगा, सेक्युलरिज्म होगा, तो उसका एक सिंबल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उसका सिंबल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसीलिए इन मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने क्या किया कि ये जो हागिया सोफिया नाम की चर्च थी, जिसे आया सोफिया कहा गया, उसे एक म्यूज़ियम बना दिया। म्यूज़ियम बना दिया और ये जो म्यूज़ियम है ये सिंबल ऑफ सेक्युलरिज्म हो गया, सिंबल ऑफ सेक्युलरिज्म हो गया। अब अगर ये सिंबल ऑफ सेक्युलरिज्म है, जिसके अंदर ना तो कोई मुस्लिम ना कोई क्रिश्चियन, दोनों के लिए बराबर है, तो दोनों को ये फील ना हो कि हमने जीता या हमने हारा। यहाँ दोनों को एक बिल्कुल टाई के ऊपर छोड़ दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो ग्रुप, जो कट्टरवादी मुस्लिमों का ग्रुप था, वो कहीं ना कहीं इस बात से लेकर नाराज़ था, कहीं ना कहीं इस बात से लेकर खफा था कि हमारी मस्जिद को तुमने म्यूज़ियम बना दिया, सिर्फ इसलिए कि तो आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि आप ज़्यादा सेक्युलर हैं, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लगातार उन्होंने अतातुर्क के सामने से ही मांग उठानी शुरू कर दी कि ये जो मस्जिद है इसे म्यूज़ियम ना बनाया जाए और दोबारा से इसको मॉस्क बना दिया जाए, दोबारा से इसको मॉस्क बना दिया जाए, दोबारा से इसे मस्जिद बना दिया जाए। और यही रीज़न था कि टर्की के अंदर जब ये डेमोक्रेटिक कंट्री आया तो उसके बाद ये एक हमेशा पॉलिटिकल इशू बना रहा कि हागिया सोफिया को दोबारा से मॉस्क बनाया जाए, मस्जिद बनाया जाए। और ऐसे में एक पार्टी उभर कर आती है, उसका नाम था जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। अगर आप इस जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को देखेंगे तो एर्दोगान नाम के ये जो व्यक्ति हैं, एर्दोगान इस पार्टी के चीफ थे। पहले ये पार्टी 2002 के अंदर सत्ता में आई और ये जो एर्दोगान थे ये प्राइम मिनिस्टर बने। बाद में ये 2013 या 14 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ टर्की बन गए। भाई सीधी सी बात है, इनकी ओपन ये है कि कंजर्वेटिव हम लोग हैं। कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि हमारे को वी लव आवर कल्चर, वी लव आवर कल्चर, हमारे को अपने कल्चर से बहुत प्यार है। और सबसे बड़ी बात इन लोगों की कि इनको ग्लोरी ऑफ ऑटोमन एम्पायर बताने में बड़ा मज़ा आता था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंडिया के अंदर मुस्लिम्स जो हैं वो मुग़लों को बहुत महान बताते हैं और हिंदू पृथ्वीराज चौहान से लेकर दूसरे महान सम्राटों का गुणगान करते हैं। हर कोई अपने आप को महान बताने की पूरी कोशिश करता है, हर कोई अपने आप को किसी न किसी महान पर्सनैलिटी से जोड़ता है। एर्दोगान भी एग्जैक्टली यही काम कर रहे हैं। एर्दोगान क्योंकि कंजर्वेटिव बिहेवियर के हैं, तो इसी कंजर्वेटिव नेचर के वजह से सारी की सारी इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है वो इसके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। और ये समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं ये जो पार्टी है, आज के दिन जैसे आरएसएस बीजेपी के ऊपर हिंदू पार्टी होने का आरोप लगता है, वैसे ही एर्दोगान के ऊपर इस्लामिक सपोर्ट का लेने का आरोप लगता है। और एग्जैक्टली वही पार्ट है। बल्कि हालांकि देखो सभी पार्टियां जो हैं वो छोटा मोटा तो बेमाना करती ही हैं, लेकिन कईयों के ऊपर आरोप है और वो उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। बीजेपी इंजॉय करती है कि वो हिंदूवादी पार्टी है, ऐसे ही एर्दोगान जो है वो इंजॉय करते हैं कि वो इस्लाम को तवज्जो देने वाली पार्टी है। अब जब वो इंजॉय करेंगे कि हाँ इस्लाम को तवज्जो देने वाली है, तो जानबूझकर वो अपनी सारी कमियों को छुपाने के लिए, कहीं ना कहीं ऐसे वो कदम उठाएंगे जो कि फेवर में हो
लोगों का ध्यान भटका दें और ये अपना टाइम पास कर जाएं। ऐसे में आप ये देखिए जैसे जैसे, और इसमें एक चीज़ और बतानी पड़ेगी कि आप ये देखेंगे कि जब से 2008 के बाद पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। और मैं किसी दिन ये वीडियो बनाऊंगा कि ये दुनिया कैसे बदल रही है, समझे, दुनिया कैसे बदल रही है, हाउ दिस वर्ल्ड इज चेंजिंग। ऐसे में अगर आप देखें 2008 के बाद जो अमेरिका है वो कॉन्टिन्यूसली वीक हुआ है। अमेरिका जो है वो कॉन्टिन्यूसली वीक हुआ है और इसकी सपोर्ट अपने जो अलाइड नेशंस हैं उससे कम होती जा रही है। अगर इसकी सपोर्ट अपने अलाइड नेशंस या अपने दोस्तों के प्रति कम होती जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब प्रॉब्लम्स तो होंगी। और वही प्रॉब्लम टर्की के साथ देखने को मिली कि टर्की जैसे जैसे यूएसए पीछे हटता जा रहा है, टर्की को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है और उसे पता है कि उसका पहले जो दुश्मन यूएसएसआर था, आज के दिन दुश्मन रशिया है और टर्की को हर हालत में रशिया से बच के रहना पड़ेगा। टर्की को हर हालत में रशिया से पीछे हटकर रहना, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करके रहना पड़ेगा। ऐसे में 2008 के बाद जैसे जैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, टर्की के अंदर रेडिकलिज्म और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि उस रेडिकलिज्म में जस्टिस पार्टी जो है इनकी वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती जा रही है और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि इसी समय के अंदर टर्की के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आना शुरू हुआ और अभी भी टर्की की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्टेट के अंदर नहीं है, उसे इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है। अब इकोनॉमिक क्राइसिस अगर फेस करना पड़ रहा है तो या तो आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इस तरीके से करो कि जनता आपके साथ हो। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि वो एक दिन में नज़र नहीं आते, लेकिन अपने रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, एक लंबा टाइम चाहिए होता है। और इसीलिए इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए वो इस्लामिक इशू को उठाना ज़्यादा आसान समझते हैं कि आसानी से इस्लामिक इशू उठाओ और लोगों को भड़काओ, काम खत्म। इसी तरीके से जब अमेरिका पीछे हटने लगा तो यहीं पर इस्लामिक लीडरशिप को टर्की ने क्लेम करना शुरू किया और ये कहा कि भाई पहले जिस तरीके से ऑटोमन एम्पायर ने पूरी दुनिया के अंदर अपना एक एग्जिस्टेंस बनाई, टर्की अब वैसा ही ऑटोमन एम्पायर दोबारा बन के दिखाएगा। अब जैसे ही ऑटोमन एम्पायर की बात होगी तो भाई इस्लामिक लीडरशिप बनने का फ़ायदा ये कि 56 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं उसके साथ आकर खड़े हो जाएंगे। अगर टर्की पोज करेगा कि मैं इस्लामिक कंट्रीज़ का लीडर हूँ तो पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज़ अगर उसके साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं टर्की की ताकत बढ़ेगी। और इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए टर्की ने एक बहुत अच्छा रोल सबसे पहले जो प्ले किया वो ये कि टर्की, पाकिस्तान और मलेशिया ये एक एक्सिस बनाई। टर्की, पाकिस्तान, मलेशिया एक एक्सिस बनाई और टर्की का एक नाटक आप देखेंगे तो एर्तुग्रुल, एक नाटक जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा है। दूसरी तरफ ये एक्सिस का बनाना और तीसरी तरफ ये हागिया सोफिया जो मस्जिद है उसको दोबारा से हागिया सोफिया जो पहले म्यूज़ियम बना दिया था उस म्यूज़ियम को दोबारा से मॉस्क यानी मस्जिद बना देना। उससे क्या असर होगा ताकि वो फील करवाए कि विक्ट्री फीलिंग आप लोगों की है इस्लाम के अंदर। इस्लाम में अगर विक्ट्री फीलिंग होगी तो कहीं ना कहीं एक इस चीज़ को ये भूल जाते हैं कि क्रिश्चियनिटी के अंदर, क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयत के अंदर कहीं ना कहीं वो फीलिंग ऑफ डिफीट आएगी। और जैसे ही फीलिंग ऑफ डिफीट आएगी दुनिया में जहाँ जहाँ ईसाई और इस्लाम दोनों एक साथ होंगे वहाँ वहाँ लड़ाई होगी। और यही रीज़न है अब दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो
एकदम से टर्न हो गया टर्की के अगेंस्ट, और खासकर जो पुराने दोस्त थे वो एकदम से दुश्मन बनते हुए नजर आए। और जैसे ही टर्की ने हागिया सोफिया का स्टेटस चेंज किया और म्यूजियम की जगह उसे मॉस्क बनाया, सबसे पहला रिएक्शन आया ग्रीस का। ग्रीस अपने आप को बाइजेंटाइन एम्पायर का उत्तराधिकारी मानता है, और ग्रीस का मानना यह है कि जो पूरा बाइजेंटाइन एम्पायर के जो लोग बचे वो ग्रीस में हम रहते हैं। तो ऐसे में ग्रीस और टर्की दोनों आमने सामने आ गए। दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फिर दोबारा वही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम का था। इतना ही नहीं, रशिया से लेकर ये जितनी भी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, इनसे लेकर यूएसए तक, इन सब ने टर्की को क्रिटिसाइज किया और यहाँ तक कहा कि टर्की जो है वो सिचुएशन को ख़राब कर रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आपस में भिड़ जाए। अब ऐसे में अगर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आपस में भिड़ेगी तो यहाँ पर पहले ही आप देख सकते हैं कि टर्की ने जो कदम उठाया वो किसके खिलाफ है? इन सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ के खिलाफ। अगर चाइना को देखते हो तो वो किसके खिलाफ है? यूएसए और सारे वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ। शॉर्ट में कहने की बात ये है कि एक नया एक्सिस बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें एक तरफ टर्की, चाइना, पाकिस्तान, ये 3 देश हैं, और बाकी ये सऊदी अरेबिया, इंडिया, यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो एक एक्सिस पर है। और वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन, वर्ल्ड वॉर 3 वाली सिचुएशंस यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। कमोबेश वही वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशंस होंगी जो 1910 के आसपास आप लोगों को दिखाई दे रही थी। 1910 के आसपास जो सिचुएशंस थी, आज भी लगभग वैसी ही सिचुएशन है। तो अगले 3-4 साल में अगर टर्की ने ऐसा कोई और कदम उठाया, क्योंकि धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा है, और ये गुस्सा कहीं ऐसा ना हो कि अगले 3-4 साल में अगर टर्की ने कुछ ऐसा कदम उठाया जो इसके अगेंस्ट हुआ, टर्की ने अगर कोई ऐसा कदम उठाया जो कि क्रिश्चियनिटी या किसी और चीज़ के अगेंस्ट हुआ, तो असलियत में इसने एक चिंगारी लगा दी है जो सुलग रही है। हागिया सोफिया का स्टेटस चेंज करके, म्यूज़ियम का स्टेटस चेंज करके इसने एक चिंगारी लगा दी है जो सुलग रही है। कब ये बारूद के ढेर पर जो दुनिया बैठी है उसमें धमाका कर दे, किसी को नहीं पता। कब ये बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया में धमाका कर दे, किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, इसलिए ये एक मस्जिद पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बन सकती है, ये मेरा कहना है। क्योंकि दुनिया पहले ही गुस्से में भरी पड़ी है, हर कोई एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम क्रिएट में है, और ऐसे में अगर ये हागिया सोफिया का मामला टर्की इसी तरीके से उलझाता रहा, उसे सुलगाता रहा, तो आने वाला समय दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके ऊपर आप लोगों के क्या क्या कमेंट हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और टर्की को क्या करना चाहिए वो बताइएगा, और सब चीज़ें। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में ये सब चीज़ें बताते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, आप लोग अच्छे तरीके से मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, और ऐसे ही किसी टॉपिक के ऊपर जब मैं आऊँगा तो आप लोगों को और अच्छे तरीके से इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करके दिखाऊँगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।